वैसो गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए, कई बार हम लोग किसी पर्सन को बिना जाने हुए, बिना पहचाने हुए उसके बारे में अपना परसेप्शन बना लेते हैं। अगर उससे कोई एक काम नहीं होता है तो हम लोग उसको बोलने लगते हैं कि तुमसे ये काम भी नहीं हो पाएगा, सामने वाले को डिमोटिवेट करने लग जाते हैं। पर लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि उस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, उस पर्सन की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है? नहीं, आप लोग नहीं जानते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों को देता हूं। पिछले लगभग 8-9 दिनों से मैं जो मेरे पैर में ये पीछे वाला जो पोर्शन है यहां पर, ठीक है, तो इसमें मोच आ रखी है। यानी कि मुझसे ढंग से चला नहीं जा रहा था। अब तो खैर रिलैक्स है, चीजें अब काफी सही हो चुकी है। 90% के करीब मैं अभी यहां पर रिकवर कर चुका हूं। पर लेकिन पिछले 7-8 दिनों से मेरे से चला भी नहीं जा रहा था। जो पैर था वो सीधा नहीं पड़ पा रहा था। इसकी वजह से जो मैं रनिंग करने जाता था तो वो मेरी रनिंग भी नहीं हो पा रही थी। उस रनिंग की वजह से जो पूरे दिन मैं एक तरीके से उन्हें तो थोड़ा सा एक डल सा फील होना, एक तरीके से ज्यादा एनर्जी न रहना, वो चीजें फील कर रहा था। उबासी आना बार बार, क्योंकि एक पैटर्न होता है जब इंसान का डेली एक्सरसाइज करता है तो फिर जब उसका एक्सरसाइज का पैटर्न टूटता है तो फिर वो चीजें जो हैं वो एकदम इंपैक्ट डालती है लाइफ के ऊपर। पर लेकिन आप में से किसी को भी ये चीजें नहीं पता थी। रीजन क्या है? रीजन यही है कि आप लोगों के साथ में मैंने शेयर नहीं की। पर मेरी लाइफ में पीछे क्या प्रॉब्लम चल रही है वो आप लोगों को नहीं पता है। आप लोगों की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है वो मुझे नहीं पता है। कुछ का पता चल जाता है मुझे जब आप लोग शेयर करते हैं कमेंट बॉक्स में, और आप लोगों को भी पता चल जाता है जब मैं आप लोगों से शेयर करता हूं। तो ये चीजें जब पता चलती हैं, जब हम लोग एक दूसरे के साथ में बताते हैं, बातें करते हैं, तो इसलिए कभी भी किसी भी पर्टिकुलर इंसान की लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना चल रही हो, आप लोग उसको एक तरीके से जजमेंटल तरीके से मत देखिए। हो सकता है कि किन परिस्थितियों से वो इंसान गुजर रहा है और यही आगे चलकर जो सिचुएशन बन जाती है, पर्सन सुसाइड कर लेता है। तो इसीलिए हमेशा पर्टिकुलर पर्सन के बारे में अगर बात करनी है तो पॉजिटिव बात करिए, जिससे वो जैसी भी सिचुएशन में हो वहां से रिकवर करने की कोशिश करें, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो ये एक अच्छे नागरिक का भी एक तरीके से रोल प्ले कर सकते हैं, अच्छा दोस्त, अच्छा फैमिली मेंबर, अच्छा रिश्तेदार। तो इस तरीके से आप लोग एक अच्छा इंसान बनकर किसी इंसान की लाइफ में बहुत प्रोडक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। अब ये मत बोलने लगा ना कि सर योगा कर लेते, योगा काफी अच्छा रहता है। वो मैं करता ही हूँ डेली, जितना मैं करता हूँ। पर लेकिन एक होता है ना जो आप लोग समझते हैं कि डेली जो रनिंग करना होता है, जब पूरा पसीना बॉडी से एक बार निकल जाता है, वो वाली जो बात होती है ना, उसका मजा ही कुछ और होता है। जो रनिंग करते हैं उनको पता होगा। तो रनिंग करना एक सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होता है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं कि योगा गलत है या रनिंग गलत है, सब अपनी जगह अच्छे हैं। पर लेकिन एक होनी थी आदत जो बनी हुई होती है, तो मैं आदत के बारे में बात कर रहा था आप लोगों से, क्योंकि कई सारे बच्चे फिर अलग से अलग वाला आइडिया देने लगते हैं, ठीक है। इसी के साथ में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये वीडियो बनाने का पर्पज क्या था। ये वीडियो बनाने का बेसिक पर्पज ये था कि पिछले 10-12 दिनों से अगर आप लोग देखिए, हिंदू न्यूज़पेपर फ्रंट पेज पर डेली ये बातें बोल रहा है कि जो भी इलीगल तरीके से जो पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, ई पेपर को इलीगल तरीके से यूज करते हैं, तो ये सही नहीं है। यहाँ पर एक तरीके से एक अच्छा जर्नलिज्म सपोर्ट करने का तरीका नहीं है। अगर कोई आप लोगों को ऐसी कॉपी सेंड करता है तो आप लोग उसको मत यूज कीजिए। ये रेगुलर आ रहा है बहुत सारे लोगों के ऊपर। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं अभी कई सारे स्टेप भी उठाए गए थे हिंदू न्यूज़पेपर के द्वारा कि अगर कोई न्यूज़पेपर को इलीगल तरीके से ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिए जा रहे हैं, उनका अकाउंट भी सस्पेंड किया जा रहा है, और भी कई सारी चीजें अभी देखने को मिल रही हैं। तो इसी के चलते आप लोग कैसे ऑनलाइन अखबार पढ़ सकते हैं, कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर को, तो पूरा प्रोसीजर मैंने बताई है। उनके लिए है जो यहां पर खुद अपने आप इस तरीके से अपना खुद का एक पेपर चाहते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं चाहते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों के पास में किसी और से न्यूज़पेपर आ रहा हो और वो पर्सन 2-4 दिन नहीं सेंड करे तो आप लोगों की पढ़ाई जो डिस्टर्ब हो जाए। तो ये इसीलिए था, यहां पर कई सारे बच्चों के मेल आए थे, तो इसीलिए ये वीडियो बनाया था। अगर आप भी उस कैटेगरी में आते हैं तो ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने प्रोवाइड करा दी थी, टेलीग्राम पर भी सर्च कर लीजिएगा। एक बार नजर डाल लेते हैं कोविड-19 के केसेस के ऊपर ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने केस देखने को मिल रहे हैं। तो 1,32,26,057 केस ऑल ओवर वर्ल्ड में भी आप लोगों के सामने हैं। टोटल जो डेथ हो चुकी है यहां पर ये 5,74,927 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। इसी के साथ में 76,90,135 लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो यहां से रिकवर कर चुके हैं, यानी कि ये खुश नसीब लोग हैं यहां पर। नेक्स्ट अगर बात करें, यूएसए टॉप पर चला है 34 लाख केसेस के साथ में और 1,38,000 डेथ के साथ में। ब्राजील दूसरे नंबर पर है 18 लाख केसेस के साथ में और 72,000 डेथ के साथ में। इंडिया तीसरे नंबर पर है, यहां पर ये 9 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर चुके हैं हम। कल जो नंबर ऑफ केस यहां पर निकल कर आए ये लगभग आप लोगों के सामने कि यहां पर 28,000 के करीब केस आप लोगों को देखने को मिले। 23,000 के करीब हमारी कंट्री में लोगों की जान जा चुकी है। हमारे जस्ट पीछे यहां पर रसिया भी आ चुके हैं। और साउथ अफ्रीका के बारे में बात करते हैं, फिर यहां पर साउथ अफ्रीका काफी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर 11-11, 12-12 हजार केस यहां पर डेली देखने को मिल रहे हैं। इस स्पीड से चलता रहा तो जल्दी ही साउथ अफ्रीका, रसिया
ये फिर इंडिया के नीचे आप लोगों को नजर आएगा। हमारी कंट्री में सबसे टॉप पर राज्य चल रहा है महाराष्ट्र 2,60,000 के साथ में, कल 6,500 के करीब केस आए। तमिलनाडु यहां पर 4,000 के करीब केस देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली में आप लोगों को यहां पर लगभग 1,200 के करीब केस निकल कर आए और 1 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर चुके हैं ये तीनों एरिया हमारी कंट्री में। डेथ के मामले में टॉप नंबर पर है महाराष्ट्र, 10,000 का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है और दूसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा दिल्ली और तीसरे नंबर पर यहां पर आप लोगों के सामने है ये है कौन सा, गुजरात। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ डेथ के केसेस है हमारी कंट्री में। तो एक हल्का सा आइडिया रखिए और अपने आप को सुरक्षित आप लोग रख सकते हैं। एक जो छोटी सी बात है, यहां पर एक छोटा सा आर्टिकल है, मैं आप लोगों को यहीं पर ही बता देता हूं। चलिए पहले एनालिसिस कर लेंगे, उसके बाद में बताता हूं। यहां पर सबसे पहले आप लोगों के सामने मैप बेस्ड क्वेश्चन है, गोमती रिवर। ठीक है, तो जाकर मैप में नहीं हारेगा कहां पर ये लोकेटेड है, बाकी इसके बारे में फिर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में एक न्यूज एनालिसिस में मैंने डिस्कस किया था एक आर्टिकल आप लोगों से, वो यहां पर भी वीडियो के एंड में मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे बन सकता है और खासकर हेल्थ के इश्यू से वो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए उससे एक क्वेश्चन भी पूछता हूं जो मैंने कल भी पूछा था आप लोगों से हमारी न्यूज एनालिसिस वाली वीडियो के अंदर, जो कि नैनो मैगजीन करके आती है। उसमें मैंने आप लोगों से पूछा था, आप लोग एक बताइएगा, आप लोग अपने हिसाब से एक आइडिया क्या रखते हैं इस चीज के बारे में, हमारी कंट्री में कितने ऐसे लोग हैं जो हर साल सांप के काटने से मर जाते हैं, यानी कि सांप के काटने से उनकी डेथ हो जाती है और हम लोग इसको डिजीज में भी कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम लोग इसको किसी भी तरीके की महामारी में कैलकुलेट नहीं करते हैं, जबकि बहुत सारे लोग यहां पर हमारी कंट्री में सांप के काटने से मर जाते हैं। तो एक डेटा आप लोग बताइएगा, 1,000, 2,000, 50,000, 60,000, 1 लाख, 5 लाख, आप लोग इसके बारे में क्या एनालिसिस रखते हैं, तो ये आप लोग बताइएगा जरूर। और इसी के बाद में फिर मैं आप लोगों को इसके बारे में वीडियो के एंड में आप लोगों को एक आर्टिकल डिस्कस करूंगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक न्यूज एनालिसिस का डेटा भी आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सीधे वीडियो के एंड में पहुंच जाओ और आंसर देखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, आप लोग आंसर दीजिए, वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को जरूर आंसर बताऊंगा। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल्स देख लेते हैं, क्या क्या हम लोग को आर्टिकल डिस्कस करने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक कर नजर डालते हैं। स्टार्टिंग के जो 2 आर्टिकल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, एक तो ये वाला और ये वाला नॉर्मली राजस्थान की पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहा है। पॉलिटिक्स को ध्यान में न रखते हुए एक ओवरव्यू में आप लोगों को दूंगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बन जाते हैं, और थोड़ा सा एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में जानेंगे। और यहां पर एक कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को यहां पर बताए जा रहे हैं कि हमारी कंट्री में अपोजिशन की भी क्या एक तरीके से रोल हो सकता है, और इसी के साथ में प्रेजेंट टाइम में कांग्रेस जो अभी टाइम चल रहा है उसको कैसे बुना सकती है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों से यहां पर करूंगा। नेक्स्ट बात की जा रही है मॉनसून के बारे में। हमारी कंट्री में जो मॉनसून है वो काफी बेटर देखने को मिल रहा है। जून के महीने में जो अभी पहले यहां पर महीना गया और आगे भी चीजें ठीक चल रही हैं एज कंपेयर टू अगर पहले के साथ में हम लोग कंपेयर करते हैं। तो पूरा एनालिसिस यहां पर बताऊंगा, कुछ जो हमारी कंट्री में कुछ करो पैटर्न के बारे में आप लोगों से जिक्र यहां पर करूंगा। पॉलिटिक्स के अंदर जो नेपोटिज्म देखने को मिलता है उसके बारे में बात की जा रही है। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद, तो देखेंगे आखिर ये कैसे यहां पर सिचुएशन क्रिएट करता है, तो इसके ऊपर यहां पर नजर डालेंगे। पोस्ट कोविड-19 क्या सिचुएशन बन रही है, तो ये तो नॉर्मल तरीके से आर्टिकल लिखा गया और ये पर्टिकुलर दलित कम्युनिटी के ऊपर यहां पर ये आर्टिकल लिखा गया है। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन कर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हालांकि बताऊंगा, हालांकि पहले भी वो डिस्कस किए जा चुके हैं कि पोस्ट कोविड-19 क्या क्या सिनेरियो बन सकता है, फिर भी दोनों को कंबाइन कर एक छोटा सा आइडिया मैं आप लोगों को दूंगा ताकि आप लोग एक सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकें। हाँ, ऐसी भी चीजें बन जाती हैं। नेक्स्ट यहां पर ये वाला जो आर्टिकल है ये ब्राजील के बारे में डिस्कस कर रहा है। तो जो मैंने आप लोगों को बोला था कि एक आर्टिकल में आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग देख लीजिए, यहां पर ये ब्राजील के बारे में है। ब्राजील को अगर आप लोग मैप में नहीं हारेंगे तो आप लोग कंपेयर करके देख सकते हैं कि ब्राजील कहां पर लोकेटेड है, जिसके बारे में आप लोग फिर समझ पाएंगे कि हाँ किस पर्टिकुलर एरिया के बारे में मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूं। अपनी प्यारी कंट्री हो गई यहां पर आप लोगों के सामने, और यहां से अगर आप लोग जाएंगे साउथ अमेरिका के अंदर तो ये ब्राजील देखने को मिलेगा। तो ये है यहां पर एक तरीके से साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, अमेरिका कॉन्टिनेंट का जो सदर्न पार्ट है, इसी के साथ में ये है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, अमेरिका कंट्री के बारे में नहीं कर रहा हूं मैं बात। ठीक है, ये तो यहां यूएसए हो गया जिसको आप लोग कई बार अमेरिका बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो ब्राजील आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। कोविड-19 के केस के बारे में अगर आप लोग नजर डालेंगे तो ब्राजील जो है वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कोविड-19 के केस देखने को मिल रहे हैं। 18 लाख के करीब यहां पर केस सामने निकल कर आ चुके हैं और 72,000 के करीब लोगों की जान जा चुकी है, और डेली लगभग 21-22,000 केस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो यहां से यह पता चलता है कि ब्राजील भी जो है इस पेंडेमिक को उस तरीके से टैकल नहीं कर पाया जैसे इसको टैकल करना चाहिए था। रीजन क्या था? रीजन सीधा यहां पर ये जो आज के दिन में इसके प्रेसिडेंट हैं वो है जेयर बोल्सोनारो। ये भाई साहब वो भाई साहब हैं जिनके द्वारा अमेज़न फॉरेस्ट में जब आग लगी थी तो यहां पर ये उन सब चीजों को सपोर्ट करते थे। इनका मानना यह है कि जंगल खड़े हुए कोई मतलब नहीं है, जंगल को काटो, वहां पर खेती करो, वहां पर बिल्डिंग्स बनाओ, फैक्ट्रीज लगाओ, वो सब चीजें फोकस करो, यानी कि इन्वायरमेंट कोई भी फोकस यहां पर नहीं है। तो इनका भी कुछ कुछ ऐसा ही मानना है जैसे प्रेजेंट आज टाइम में आप लोग अपनी कंट्री को देखिए,
इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जो अभी हमारी कंट्री में जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसको कितना डाइल्यूट कर दिया गया है। यानी कि पहले जो था यहां पर यह था कि अगर आप लोग कोई प्रोजेक्ट लगा देते हैं तो वो प्रोजेक्ट आप लोगों को लगाने से पहले इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट कराना पड़ेगा, उसके बाद में कोई प्रोजेक्ट लगाएंगे। पर लेकिन आज की डेट में कंडीशन आप लोग देखिए, बोला गया कि प्रोजेक्ट आप लोग लगा लो, उसके बाद में भी आप लोग इन्वायरमेंट का क्लियरेंस ले लेना। तो ये कितने हद तक सही है? बहुत सारे डिजास्टर हमारी कंट्री में देखने को मिल रहे हैं, ऐसी महामारी आ रही है, उसके बाद भी हम लोग ये चीजें कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्या ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता आने वाले टाइम में हमारा फ्यूचर कैसा रहने वाला है? तो ऐसा ही कुछ पैटर्न आप लोगों को ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं उनका यहां पर देखने को मिला। उन्होंने इकोनॉमी को इतना ज्यादा फोकस दिया कि उन्होंने ना तो इन्वायरमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस किया, ना ही उनके द्वारा यहां पर जो जनता है उसकी हेल्थ के ऊपर ज्यादा फोकस दिया गया। बस इकोनॉमी आगे बढ़नी चाहिए, ये बेसिकली उनका पैटर्न निकल कर आया। इसी के चलते जो ब्राजील है वो वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है। और कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं हमारी कंट्री जिस तरीके से आगे बढ़ रही है केसेस के मामले में, और आगे जैसे हम लोग चीजों को लेकर चल रहे हैं, वो भी हम लोगों को सोचने के लिए मजबूर करता है कि हम लोगों की डायरेक्शन यहां पर क्या हो रखी है। तो ये सारी बातें यहां पर बेसिकली बहुत गलत तरीके से पेंडेमिक को इनके द्वारा हैंडल किया गया। तो इसी के चलते यहां पर ये सिचुएशन अभी देखने को मिली। तो ब्राजील के बारे में है, तो ब्राजील आप लोगों के सामने है मैप में। ब्राजील को टच करने वाली कंट्री है उरुग्वे, यहां पर अर्जेंटीना हो गई, बहुत छोटा सा पोर्शन टच करती है, ठीक है। ये देखिए आप लोग यहां पर ये पूरा ये पोर्शन जो यहां पर हो गया, ठीक है। इसी के साथ में ये प्रगवे हो गया, बोलिविया हो गया, ये हो गया पेरू, कोलंबिया, वेनेजुला, गयाना, सुरीनाम, फ्रेंच गयाना, ठीक है। तो ये कंट्री के नाम आप लोग याद रखते हैं। कुछ गिनी चुनी कंट्री है यहां पर, इस कॉन्टिनेंट को थोड़ा सा निहार लेगा। अमेजन रिवर और जो अमेजन फॉरेस्ट है यहां पर, वो यहीं पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसको कई बार पृथ्वी का लंग भी बोला जाता है एक तरीके से, कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि काफी लार्ज स्केल पर जो प्योर एयर आती है निकलकर, वो यहां से आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन अब इन फॉरेस्ट को भी यहां पर काटा जा रहा है। साउथ अमेरिका के बारे में हम लोगों ने बात की, ब्राजीलियन रियल यहां पे करेंसी है, और ब्रासिला यहां पर इसकी कैपिटल आप लोगों को देखने को मिलेगी, और ये है इनका फ्लैग, ठीक है। तो ये एक छोटा सा आर्टिकल था जो कि आप लोगों को एक थोड़ा सा ओवरव्यू देता है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। नेक्स्ट आगे बात करता हूं, यहां पर ये कार्टून भी हम लोग देखेंगे, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर नजर डालेंगे। पर इससे पहले जो कल का कार्टून मैंने आप लोगों से पूछा था, ये उसके बारे में आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है। विकास दुबे की जो भी हत्या की गई है, एक तरीके से हत्या एक तरीके से इसलिए बोला जा रहा है उसको क्योंकि वो एक तरीके से कस्टडी के अंदर एनकाउंटर आप लोग उसको बोल सकते हैं। पास्ट में सिचुएशन देखने को मिल रही है यहां पर। तो एक तरीके से जो पुलिस वाले हैं वो खुद यमराज बनकर यहां पर बैठ गए हैं। पुलिस वाले बिना कोई जस्टिस, बिना कुछ सुने धने, पुलिस वाले खुद यहां पर एक तरीके से कानून का जो पूरा होनी है, जो जुडिशरी का जो पूरा एक तरीके से पावर होती है, वो खुद कानून के हाथ में यहां पर आ गई है। तो ये इस तरीके से यहां पर दिखाने की इसको कोशिश की गई है, जो कि एक बहुत गलत है। अगर हमारी कंट्री जैसे सिस्टम में ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। आज तो चलिए सही है, विकास दुबे एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक गुंडा आदमी था, उसको मार दिया गया, सही बात कर दी गई। पर लेकिन अगर किसी बेगुनाह को भी इस तरीके से मारा जा रहा है, जैसे तमिलनाडु में भी चीजें देखने को मिली, तो क्या उसको भी आप लोग सपोर्ट करेंगे? तो वो चीजें थोड़ा सा देखनी पड़ेगी। इस तरीके से चीजें सही नहीं है। बिना सिस्टम के अगर काम चलेगा तो कोई भी कुछ भी करेगा और कोई भी यहां पर उसको सुधार नहीं पाएगा। तो ये एक डेमोक्रेसी के लिए भी एक हेल्दी चीज आप लोग नहीं बोल सकते इसको, ठीक है। तो ये चीजें भी आप लोग यहां पर याद जरूर रखिएगा। आज का जो कार्टून है वो काफी इंटरेस्टिंग है, और आज के कार्टून के ऊपर आर्टिकल भी है, उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। एक साइड में है यहां पर गहलोत साहब, जो कि आज के में जो यहां पर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, और एक साइड में सचिन पायलट। यहां पर ये तो है सीएम और ये है डिप्टी सीएम। आप लोगों को पता होगा जब राजस्थान में इलेक्शन हो रहे थे, पहले आप लोग राजस्थान को भी एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा मैप में आप लोग चीजें कनेक्ट अच्छे से कर पाते हैं। यहां पर ये हो गया राजस्थान, हमारी कंट्री का राज्य है। इधर पंजाब टच कर रहा है, हरियाणा टच कर रहा है, उत्तर प्रदेश, यहां पर मध्य प्रदेश, और यहां पर गुजरात। तो राजस्थान में जब इलेक्शन हो, और हाँ पाकिस्तान भी टच करता है यहां पर, ठीक है, ये मत भूल जाना, इंटरनेशनल बाउंड्री। राजस्थान में जब इलेक्शन हो रहे थे तो सबको ये लग रहा था, सबको क्या, मुझे भी ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट यहां पर सीएम बनने वाले हैं। क्योंकि लास्ट टाइम जब यहां पर इलेक्शन हारे थे, तो जितनी बुरी तरीके से इलेक्शन हारे थे, तो गहलोत साहब का लग रहा था कि पत्ता अब यहां पर कटने वाला है। पर लेकिन फिर से गहलोत साहब को चीफ मिनिस्टर बना देना यहां पर सबके लिए एक सदमे का रीजन था, क्योंकि जिस तरीके से रिवाइव किया गया ग्राउंड लेवल पर गवर्नमेंट को, जिस तरीके से कांग्रेस को यहां पर एक तरीके से जो सांस नहीं आ रही थी, उनको ऑक्सीजन जो प्रोवाइड कराएगी, वो सचिन पायलट की मेहनत के द्वारा वहां पर सामने निकल कर आया। पर लेकिन फिर जब यहां पर हाई कमांड की लीडरशिप है, उनके द्वारा बोला गया कि सचिन पायलट को नहीं, जो यहां पर लीडर बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा सीएम गहलोत को, और उन्हीं को होम मिनिस्ट्री भी दे दी और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी दे दी। तो ये कंडीशन यहां पर देखने को मिली। तो वहीं से ही यहां पर रिफ्ट स्टार्ट हो गया था सचिन पायलट और गहलोत साहब के बीच में। फिर ये चीजें थोड़ी आगे बढ़ी, लोकसभा के इलेक्शन आए, लोकसभा के इलेक्शन में जो चीजें देखने को मिली, वहां पर भी मतलब उससे चीजें जो सामने निकल कर आई, लोकसभा के इलेक्शन में भी बातें करें अगर हम लोग, ठीक है। यानी कि लोकसभा के इलेक्शन जब हो रहे थे, तो गहलोत साहब के जो यहां पर बेटे थे, पूरा फोकस उन्होंने यहां पर अपने बेटे को जिताने पर लगा दिया। बाकी और पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी प्रचार प्रसार इनके द्वारा ढंग से नहीं किया गया। इसी के साथ में अगर ग्राउंड लेवल पर देखिए, जो यंग लीडरशिप है वो भी काफी रोष में है कि यहां पर अगर इस तरीके से जो यहां पर काम कर रहे हैं उसको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, रिजल्ट किसी और को मिल रहा है, जो कि नॉर्मली कांग्रेस पार्टी में आप लोगों को हमेशा देखने को
मिलता है, तो वो कंडीशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो यहां पर अभी जो सचिन पायलट साहब हैं ये दिल्ली पहुंच गए हैं और ये बिल्कुल ऐसी कंडीशन बन गई जैसे मध्य प्रदेश में आप लोगों ने सिचुएशन देखी थी। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब जो है उनके द्वारा एक तरीके से छोड़ दिया गया जो कांग्रेस है उसको और जाकर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया गया। तो वहां पर भी जो कंडीशन थी वो ऐसी कुछ सिचुएशन देखने को मिली थी, एक तरीके से पावर क्लैश वहां पर सामने निकल कर आया था। तो वहां पर जो सिचुएशन क्रिएट हुई कुछ ऐसा ही माहौल यहां पर अभी बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी देखना यह है कि कैसे को टैकल कर पाएंगे यहां पर। तो अभी सिचुएशन ये बताया जा रहा है कि यहां पर अभी जो है सचिन पायलट साहब जो है अपने जो भी इनके जो बेसिकली इनको सपोर्ट करने वाले यहां पर जो विधायक हैं उनको लेकर दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं कंडीशन क्या बनने वाली है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब वाला जो एक तरीके से खेल निकल कर आया था वो बिल्कुल ऐसी है। अशोक गहलोत साहब के द्वारा भी आरोप लगाया गया कि 25-25 30-30 करोड़ रुपए यहां पर दिए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा हमारे जो एमएलए हैं यानी कि जो विधायक हैं उनको तोड़ने के लिए। तो यहां पर ये भी आरोप सामने निकल कर आ रहा है। तो ये सारी पॉलिटिक्स है, पर लेकिन आप लोगों को यहां पर एक पॉलिटिकल गेम के चलते ये समझना पड़ेगा कि किसके पास में कितनी पावर है और क्या यहां पर हो सकता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास में 107 सीट है आज की डेट में, ठीक है। अगर बीजेपी के बारे में बात करें आप लोग यहां पर तो 72 सीट है अभी यहां पर। लगभग ये माना जा रहा है कि 20 से 22 के करीब जो एमएलए हैं यहां पर वो अभी यहां पर दिल्ली गए हुए हैं सचिन पायलट साहब के साथ में। ये सोचिए अगर 20 से 22 जो लोग यहां पर टूट कर जाते हैं और यहां पर जाकर जुड़ जाते हैं तो यहां पर कितनी कमी हो जाएगी और यहां पर कितने हो जाएंगे। तो अभी लगभग जो आप लोग गवर्नमेंट बनानी है 101 के करीब चाहिए। अगर 20 जाकर जुड़ जाते हैं तो यहां पर सीधे 92 हो जाएंगे और इधर उधर से जो अपोजिशन में ये भी साथ में हो सकता है मिल जाए, एक दो इधर से निकल कर आ जाए तो आसानी से गवर्नमेंट बनाई जा सकती है बीजेपी के द्वारा राजस्थान में। तो ये श्याम दाम दंड भेद लगाकर गवर्नमेंट बनाई जा सकती है। तो इस तरीके से जैसे मध्य प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिली, पास्ट में इसी तरीका पैटर्न कर्नाटक में देखने को आप लोगों को मिला था। अलग अलग एरिया में सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो वो एक अलग मुद्दा है, पर लेकिन यहां पर अभी क्या ये सही तरीके से चीजें यहां पर हो पाएंगी तो वो अभी देखने वाली बात है। स्पीकर जो है वो सीपी जोशी साहब हैं जो कि आईएनसी के, इसी के साथ में चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, डिप्टी सीएम सचिन पायलट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन जो है यहां पर यह गुलाब चंद कटारिया, ठीक है, तो ये बीजेपी के हैं। तो यहां पर इस तरीके से आप लोग इनकी बातें यहां पर देख सकते हैं। तो आगे क्या कंडीशन बनेगी राजस्थान के अंदर वो चीजें हम लोग को आगे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रखेगा। अगर सिचुएशन आप लोग यहां पर भी आगे देखें तो थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। एंटी डिफेक्शन लॉ बोलता है दल बदल कानून, जिसको आप लोग गयाराम के नाम से जानते हैं। दो तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि किस अमेंडमेंट के थ्रू हमारी कंट्री में ये लाया गया था। तो 52nd यानी कि 52वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू 1985 में ये हमारी कंट्री में लाया गया था। 10th शेड्यूल आप लोगों के थ्रू यहां पर इसमें ऐड किया गया था। ये अगर बात करें हमारी कंट्री में जो विधायक हैं और हमारी कंट्री में जो सांसद हैं उनके बारे में अलग अलग आर्टिकल है। अगर कोई विधायक उल्टा सीधा काम करता है तो उसके लिए 191 यानी कि 191 वाला आर्टिकल है। और अगर कोई जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद ये काम करता है तो उसके लिए 102 वाला आर्टिकल है यहां पर, जो कि डिस्क्वालीफाई करने की बात करता है यहां पर। अगर इंडिपेंडेंट कोई पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। इसी के साथ में कोई नॉमिनेटेड 6 महीने के बाद में किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसको यहां पर एक तरीके से डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। इसी के साथ में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को वॉलंटरी छोड़ देता है किसी और को ज्वाइन करने के लिए उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। वोटर अगर कहीं पर कोई बिल पास किया जाना है पार्लियामेंट में या फिर असेंबली में और वहां पर बोलते हैं कि आप लोगों को आना है पर वो एब्सेंट रहता है, वोट नहीं डालता है, अपोजिट में जाके काम करता है, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये सारा काम किससे होता है? ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू किया जाता है, हमारे संविधान में जो 10वें शेड्यूल में ऐड किया गया है। इसी के साथ में कुछ छूट भी है यहां पर, ऐसा नहीं है कि यहां पर ये सारी चीजें रहेंगी। अगर पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 लोग यहां पर टूट जाते हैं, 2/3 का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए यहां पर 2/3 की बात करें, पॉलिटिकल पार्टी में 30 मेंबर है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? 10 हो गया। अगर 20 मेंबर यहां पर टूट जाएंगे तो वो भी यहां पर कंडीशन जो है वो यहां पर एक तरीके से एक्सेप्शन रहेगा, क्योंकि ये समझिए आधे से ज्यादा लोग टूट ही गए तो इसका मतलब पॉलिटिकल पार्टी में कोई ना कोई गड़बड़ है। तो पहले क्या होता था? एक एक लोग छोड़कर जाते थे, अब क्या होने लगा है? अब यहां पर होलसेल मार्केट चलने लगी है। पहले यहां पर रिटेल चलती थी, अब यहां पर होलसेल मार्केट चलने लगी है। यह बोला जाता है कि पहले जो डिफेक्शन होता था वो एक एक दो दो का होता था, अब यहां पर पूरा दबा के डिफेक्शन होते हैं। तो इसके चलते भी सिचुएशन सोचने वाली है। स्पीकर या फिर चेयरमैन अगर छोड़ते हैं तो उनके ऊपर ये इंप्लीमेंट नहीं होगा, तो ये एक तरीके से यहां पर एक्सेप्शन है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन यहां पर ये डिसीजन लेगा कि किस तरीके से पर्सन को डिस्क्वालीफाई करना है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क रहता है, गलत तरीके से मिसयूज किया जाता है पावर को, क्योंकि स्पीकर जो होता है वो पॉलिटिकल पार्टी का होता है जो यहां पर पावर में है, तो इसलिए उनके फेवर में कई बार डिसीजन देता है, जबकि स्पीकर को एक इंडिपेंडेंट ऑफिस के तरीके से देखा जाता है। तो ये भी सोचने के लिए मजबूर करता है यहां पर कि सिचुएशन जो है वो किस डायरेक्शन में चल रही है। तो ये तो एक आर्टिकल था। इसी के साथ में जो पैरेलल में दूसरा आर्टिकल है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, अपोजिशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर किसी भी कंट्री में अपोजिशन अगर वीक है
तो ये समझिए वो फिर ढंग से एक तरीके से कंट्री नहीं चल पाएगी, क्योंकि डेमोक्रेसी में जब तक आप लोग अपोजिशन नहीं देखने को मिलेगा फिर क्या होगा। तो अभी देखिए इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, बड़े ही गलत तरीके से उसको तोड़ा मरोड़ा जा रहा है हमारी कंट्री में। अगर कोई अपोज नहीं करेगा तो जो गवर्नमेंट है वो अपनी पावर का मिसयूज करेगी। अभी कोविड-19 में कोई भी गवर्नमेंट का पॉलिटिकल पार्टी का काम ढंग से नहीं हो रहा था, कोई भी हमारी कंट्री में सारी चीजें ठप पड़ी हुई थी, पर लेकिन एक मिनिस्ट्री ऐसी जो शानदार तरीके से काम करी थी, और वो कौन सी थी? इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। रीजन क्या था? रीजन यहां पर यह था कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है उनको क्लियरेंस दिया गया, और यहां पर कहीं ना कहीं ये बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने के लिए सारे काम किए गए, और इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जो इनके रास्ते का रोड़ा था उसको भी यहां पर हटा दिया गया है। एक कोई प्रोजेक्ट अगर आप लोग लगाते हैं उसको पहले 30 दिन दिए जाते थे जनता के सामने उसको रखने के लिए, अब इसको घटाकर 20 दिन यहां पर कर दिया गया, चाहे वो प्रोजेक्ट 10 साल में क्यों ना इंप्लीमेंट किया जाए। तो एक प्रोजेक्ट अगर 10 साल में इंप्लीमेंट होना है उसमें 30 दिन में आप लोग जज करने के लिए दे रहे हैं, वो भी इंडिया जैसी बड़ी लार्ज कंट्री के अंदर में, तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क यहां पर लगा रहा है। और इसी के साथ में अगर कुछ गलत हो रहा है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर में, तो जनता के हाथ की पावर भी यहां पर छीनी जा रही है। तो वो कंडीशन देख सकते हैं। तो अपोजिशन एक स्ट्रॉन्ग होना काफी जरूरी है प्रॉपर चीजों को हैंडल करने के लिए। एक तो ये बात हो गई यहां पर। अभी यहां पर राइटर सजेशन दे रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को, वो सजेशन ये है कि देखिए जब एक तरीके से जो गवर्नमेंट होती है वो प्रॉब्लम में होती है, कोविड-19 को झेल नहीं पा रही है गवर्नमेंट, हमारी कंट्री वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। ग्राफ जो है वो काफी एक शानदार देखने को मिल रहा है। ट्विटर पर शायद अगर आप लोग ट्विटर पर कनेक्ट है तो यहां पर राहुल गांधी जी के द्वारा एक ट्वीट भी शेयर किया गया था कि हम जो है काफी अच्छी परफॉर्मेंस है हमारी कोविड-19 में, क्योंकि जिस तरीके से केस बढ़ते हुए आ रहे हैं, तो यूएस से ब्राजील के बाद में तीसरे नंबर पर इंडिया हमारी देखने को मिल रही है। तो गवर्नमेंट का फेलियर आप लोग कंप्लीटली यहां पर बोल सकते हैं कोविड-19 के केसेस में, पहली बात। तो दूसरी बात यहां पर क्या होगी? इकोनॉमी को लेकर गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग से, जब तो कोविड-19 भी नहीं था, अब तो कोविड-19 का बहाना मिल गया कि हाँ इकोनॉमी जो है वो डाउन चल रही है, उससे पहले हमारी इकोनॉमी जो थी काफी ज्यादा डगमगा चुकी थी। आप लोगों को पता है किस तरीके से हमारी कंट्री की फाइनेंस मिनिस्टर है जो इकोनॉमी को संभाल नहीं पा रही थी। तो उस टाइम से लेकर आज तक का अभी पूरा पैटर्न अगर आप लोग देखोगे तो काफी खस्ता हालत हमारी कंट्री की हो रखी है। तो कहीं ना कहीं अपोजिशन के पास में सबसे बेस्ट टाइम वही होता है जब प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो अपना ढंग से काम नहीं कर पाती है। तो अगर ये रिवाइव करना चाहते हैं अपने आप को, 2024 में जो इलेक्शन होंगे उससे पहले एक सही लीडरशिप लाना चाहते हैं, तो एक सही मौका है यहां पर कांग्रेस के पास में जो अपने आप को रिवाइव कर सकते हैं। क्योंकि जब गवर्नमेंट एक तरीके से ढंग से काम न करे तब अपोजिशन अगर अपना सजेशन दे, सोल्यूशन दे और जनता को उसके बारे में अवेयर कराए कि क्या क्या गलती गवर्नमेंट यहां पर कर रही है, तो एक सही अपॉर्चुनिटी होती है यहां पर चीजों को हैंडल करने की। पर लेकिन लगता नहीं है कि इसको यूज कर पाएंगे, क्योंकि आज की डेट में इंटरनल ही इतनी चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से सिचुएशन अभी देखने को मिल रही है। तो एक तरीके से लैक ऑफ लीडरशिप यहां पर देखने को मिल रही है कांग्रेस के अंदर। ये भी यहां पर आप लोग बात बोल सकते हैं, ये भी राइटर के द्वारा यहां पर बताया जा रहा है। पर लेकिन अपॉर्चुनिटी की तरीके से यूज करें तो यहां से कुछ ना कुछ सोल्यूशन ये निकाल सकते हैं। तो ये थे आर्टिकल जिनके बारे में आप लोगों से बात की। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में जाना, अपोजिशन जो लीडर है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आप लोगों को जाना, तो ये सारी सिचुएशन यहां पर देखने को मिली। तो हल्का सा आइडियाज के बारे में जरूर रखिएगा। और हाँ, कल आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी यहाँ पर कुछ इससे रिलेटेड ही आप लोगों के आंसर एक बार देख लीजिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था। ये अकेली ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसका हेडक्वार्टर हमारी कंट्री में देखने को मिलता है। ये गुरुग्राम हरियाणा के अंदर आप लोगों को नजर आएगा। पंचायती राज सिस्टम के बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1992 में, ठीक है, जो 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। और 24 अप्रैल यहाँ पर जो है वो यहाँ पर यूज किया जाता है पंचायती राज डे के बारे में। ग्राउंड लेवल पर डेमोक्रेसी की बात की जाती है। 24 अप्रैल 2010 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करने की बात की गई। पंचायती राज डे हम लोग को सेलिब्रेट करना है, ठीक है। एक चलिए इसका दूसरा बताइए जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, वो था म्युनिसिपैलिटी के बारे में। म्युनिसिपैलिटी में हमारी कंट्री में कौन सा संविधान संशोधन करके यहां पर इसको लाया गया था, तो ये भी आप लोग बता सकते हैं। और डीपीएसपी में यहां पर पंचायती राज के बारे में क्या कहीं पर कोई आर्टिकल है जिसके बारे में इसको सपोर्ट करता हुआ नजर आता है, तो उसके बारे में भी आप लोग बताएगा। पॉलिटी का लेक्चर अगर आप लोगों को याद होगा तो बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, उसको भी आप लोग जाकर रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए बीच बीच में रिविजन करते रहिए, क्वेश्चन बने तो आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में जब आप लोग बैठते हैं, ठीक है। और फिर से आप लोगों को लिए दिल से थैंक्स, जिस तरीके से आप लोगों ने यहां पर सपोर्ट किया। कल यहां पर 701 यहां पर शेयर किए गए फेसबुक पर, तो काफी अच्छा लगा। और एक बच्चे के द्वारा तो काफी इंटरेस्टिंग बात बोलेगी कि अपनी क्लास के 10 नए मेंबर ऐसे हैं जो उनके द्वारा और ज्वाइन कर लिए गए हैं, यानी कि जो कि स्कूल में पढ़ते हैं तो अपनी क्लास के 10 ऐसे बच्चे हैं जिनको उन्होंने अभी यहां पर लेक्चर के साथ में ज्वाइन कर लिया है। काफी परफॉर्मेंस अच्छी है। अभी रिसेंटली जो हमारे जो व्यूज हैं वो काफी अच्छे बढ़ रहे हैं, तो हमारी फैमिली भी बड़ी हो रही है। तो ये सारा आप लोगों का सपोर्ट और प्यार है, इसी तरीके से इसको बनाए रखिए। आइए अब आगे चलता हूं। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है, ये आर्टिकल है यहां पर हमारी कंट्री में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग आईएमडी बोलते हैं। इसके बारे में समझेंगे यहां पर।
और पूरा आर्टिकल जानेंगे कि कंडीशन क्या है। पर लेकिन उससे पहले आप लोग ये समझिए हमारी कंट्री में मॉनसून आता क्या है और जाता कैसे है। तो दो तरीके से मॉनसून आप लोग समझिएगा यहां पर, एक को तो बोलते हैं आप लोग साउथ वेस्ट मॉनसून और दूसरे को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। मॉनसून जो आता है हमारी कंट्री में वो एक तरीके से आता है यहां पर जब साउथ वेस्ट होता है, यानी कि साउथ वेस्ट मतलब अगर आप लोग इस तरीके से इसको यहां पर लेकर चलेंगे तो ये आप लोग देखें यहां पर, ये क्या हो गया यहां पर, ये हो गया ईस्ट, ये क्या हो गया, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो साउथ वेस्ट का मतलब है यहां पर इस साइड से मॉनसून आ रहा है, ठीक है। तो ये साउथ वेस्ट मॉनसून जो होता है हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा बारिश कराता है और इस मानसून को हम लोग बोलते हैं कि सी यानी कि ओशन से होता हुआ यहां पर ये मानसून जो है वो लैंड की तरफ को बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये होता है साउथ वेस्ट मानसून। एक तो ये वाला पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलता है, यहां से घुसता है, दूसरा इधर से आप लोगों को आता हुआ नजर आएगा यहां पर। तो दो तरीके से यहां पर ये एंट्री करता है इंडिया के अंदर में। दूसरा क्या है यहां पर, यह नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या है, यहां पर इधर से जब मानसून आएगा यानी कि लैंड से जब यहां पर मानसून ऐसे होता हुआ आएगा तो ये भी हमारी कंट्री में सदर्न इंडिया में काफी अच्छी बारिश करता हुआ जाता है मेनली। तो इसको लैंड से सी की ओर को मानसून आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट है जो इसके बारे में याद रखेगा और पर्टिकुलर डायरेक्शन यहां पर क्या है वो भी आप लोग याद रखिएगा। हमारी कंट्री में अगर आप लोग मोटे मोटे पैटर्न में देखिए तो जो खेती की जाती है वो यहां पर तीन पैटर्न में आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक तो खरीफ है, दूसरा रबी है और तीसरी है जायद। इसमें कई बार आप लोगों से पूछा जाता है कि इनका सीजन क्या क्या आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो खरीफ सीजन जो रहता है वो जून से लेकर सितंबर तक देखने को मिलेगा। रबी सीजन जो रहता है अक्टूबर से लेकर मार्च तक का, और जो जायद रहता है यहां पर ये इनके बीच में देखने को मिलेगा अप्रैल से लेकर जून तक का, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें अप्रैल मई जून, ठीक है, तो यहां पर फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर से आगे अक्टूबर नवंबर, ठीक है। तो फिर इससे दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो ऐसे हमारी कंट्री में तीन क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं जिनके बारे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये क्रॉपिंग पैटर्न जो है जिसके बेस में हमारी कंट्री में जो फसल उगाई जाती है वो नॉर्दर्न स्टेट के अंदर अलग तरीके से और सदर्न स्टेट के अंदर अलग तरीके से देखने को मिलेगी। यानी कि जो पैटर्न है ये आप लोग यहां पर देखते हैं, रटना नहीं है, हल्का हल्का सा याद रखिएगा। कई बार उदाहरण देकर अगर आप लोग लिख रहे हैं तो दो चार उदाहरण जरूर याद रखें। जैसे राइस के बारे में बात करें और कॉटन के बारे में बात करें तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉर्दर्न इंडिया में। राइस और मेज, रागी, ज्वार, ग्राउंड नट, ये सारी चीजें सदर्न इंडिया में। ये ड्यूरेशन है यहां पर, ठीक है, जिस ड्यूरेशन में उगाई जाती है। रबी क्रॉप जो है आप लोगों को पता है गेहूं की जो खेती की जाती है, ये तो आप लोग जानते हैं। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें और भी कई सारे सरसों वगैरह हो गया, गेहूं के साथ में सरसों मिक्स करके मिलाई जाती है। तो कॉमन सेंस भी आप लोग यूज कर सकते हैं कई बार। राइस, मेज, रागी, ग्राउंडनट, ज्वार, ये सारी आप लोगों को देखने को मिलेगी सदर्न इंडिया के अंदर में। वेजिटेबल फ्रूट फोडर वगैरह, राइस वेजिटेबल फोडर, तो ये सारी चीजें आप लोग बोल सकते हैं जायद वाला जो सीजन होता है। तो ये एक बेसिक पैटर्न है जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। अभी यहां पर हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करें मोस्ट रिसेंट जो डेटा अभी अवेलेबल कराया गया यह है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसको आप लोग आईएमडी बोलते हैं। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है यहां पर 14% के करीब यहां पर जो अभी हमारी कंट्री में रेनफॉल होती है, ठीक है। तो उसके बारे में अगर हम लोग बात करें, रेनफॉल का जो सीजन है 40% मोर देखने को मिल रहा है जो यूजुअल रेन आती है, यानी कि अब की बार जो है वो रेन जो है वो थोड़ी ज्यादा है। एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। जून के महीने में अगर आप लोग बात करें तो जून के महीने में ओनली 17% के करीब यहां पर रेनफॉल आप लोग को देखने को मिल रही है, जो कि नॉर्मली ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। तो जून का महीना जो होता है वो बिगन होता है, यानी कि स्टार्टिंग होती है, तो ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। पर लेकिन अब की बार अच्छी खासी देखने को मिल रही है जून के महीने में भी। यहां पर अगर बात करें अगर नॉर्मल तरीके से आप लोग यहां पर, तो दो तरीके से हमारी कंट्री में एंट्री करता है मानसून। एक तो हो गया यहां पर केरला के थ्रू और दूसरा हो गया बे ऑफ बंगाल के थ्रू। तो जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया ना यहां पर, तो आप लोग समझ सकते हैं यहां पर एक तो केरला के थ्रू जाता है यहां पर इस वाले रीजन से, और दूसरा बे ऑफ बंगाल में जाता है। यहां पर दो तरीके से हमारी कंट्री में मानसून एंट्री करता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां पर इससे भी एग्जाम में बन सकता है। नॉर्मली हमारी कंट्री में जो माना जाता था कि यहां पर हमारी कंट्री में जो मानसून है वो किस टाइम पर आता है और अब की बार किस टाइम आ रहा है, उसके बारे में अभी आप लोगों से बात करूंगा। पर लेकिन जो आईएमडी रहता है वो कभी भी प्रॉपर फोरकास्ट नहीं कर पाता है, जिससे प्रॉपर हम लोग जान सके कि हाँ ये रहने वाला है और ये नहीं रहने वाला है। तो इसमें कई बार अनियमितता पाई जाती है, इसकी जर्नी कैसे रहने वाली है, कब आने वाला है, क्या जाने वाला है, तो उसी के बारे में कुछ बातें यहां पर बताई गई हैं। जो टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगर आप लोग बात करें तो वहां पर लिखा रहता है, एनसीईआरटी भी अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि 1 जून रहता है हमारी कंट्री में मानसून आएगा। पर लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि फिक्स डेट पर आप लोगों को मानसून देखने को मिल जाए। कई सारे फिनोमिनन रहते हैं, जैसे कि साइक्लोन आ गया, कभी साइक्लोन एम्फन आप लोगों ने देखा, काफी बड़ा इंपैक्ट डाल के गया कंट्री के ऊपर, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। और अब की बार जिस तरीके से रिकॉर्ड आप लोग देखते हैं हमारी कंट्री में जो कवर किया गया मानसून के द्वारा कंट्री को, वो भी डिफरेंट था। तो दो सिग्निफिकेंट थिंग अब की बार देखने को मिली। नॉर्मली जो मानसून था हमारी कंट्री में
ये 15 जुलाई तक यहां पर पूरी कंट्री को कवर किया गया, ये जो बेसिकली देखने को मिलता था। अब की बार जो था कवर कर ली गई थी काफी हद तक कंट्री को 25 जून तक, ठीक है। तो यहां पर ये नहीं कहने का मतलब ये थोड़ा पहले 10-15 दिन पहले हमारी कंट्री में ऐसा हुआ कि पूरी कंट्री को कवर कर लिया गया। और ये जो था बेसिकली यहां पर ये देखने को मिला 2013 में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली थी, यानी कि कई सालों बाद यहां पर ऐसा हुआ कि जैसा एस्टिमेशन लगाया जाता था उससे पहले हमारी कंट्री को कवर कर लिया गया मानसून के द्वारा। तो एक पॉजिटिव एंगल आप लोग इसको यहां पर बोल सकते हैं। मोर रेनी डे आप लोग को देखने को मिल रहे हैं अब की बार जून में, और इसी के साथ में पूरी कंट्री में एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन भी आप लोगों को पानी का देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइड आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। आईएमडी के बारे में बात करूं, यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में, तो उसके द्वारा बोला गया कि 4 दिन ऐसे रहे यहां पर जो मंथ में जिसमें अच्छी बारिश नहीं हुई, यानी कि जितना एस्टिमेशन लगाया जा रहा था उससे कम यहां पर बारिश देखने को मिली। वरना अगर देखें यहां पर नॉर्मली जो था यहां पर जो माना जा रहा था कि नॉर्मली स्टार्टिंग में 3% का डेफिसिट देखने को मिला सदर्न और सेंट्रल इंडिया में, पर लेकिन आगे चलकर ये 13 से 20% आगे बढ़ भी गया। यानी कि अब की बार जो मानसून है वो काफी अच्छे से यहां पर लोगों को सही तरीके से यहां पर एक तरीके से इंपैक्ट डाल रहा है। जून के महीने में अगर आप लोग बात करें, गुड रेन यहां पर देखने को मिल रही है जब यहां पर खरीफ की क्रॉप यहां पर लगाई जाती है। ये मैंने अभी आप लोगों को बताया खरीफ की क्रॉप के बारे में, तो जून के महीने में यहां पर इसको लगाया जाता है, तो इसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। और इसी के साथ में काफी इंपॉर्टेंट है आगे जो कि है यहां पर जुलाई और अगस्त का महीना। हालांकि ये जुलाई और अगस्त के जो 2 महीने हैं कई बार यहां पर कुछ चीजें आप लोग को ऐसी देखने को मिलेगी कि यहां पर ब्रेक हो जाता है, यानी कि कंटिन्यूअस रेन नहीं रहती है, थोड़ी रुक जाती है। तो वो आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। कई बार बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है और कई बार आप लोगों को सूखा भी देखने को मिल जाता है। तो ये जो ब्रेक होता है वो अब की बार कैसा रहने वाला है उसके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे। पर लेकिन आज की डेट में भी हमारे पास में जिस तरीके से जितने लार्ज स्केल पर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है फिर भी हम लोग प्रॉपर फोरकास्ट नहीं कर पा रहे हैं। मीटरोलॉजिकल एजेंसी जो है, टेक्निकल जो डेटा गैदरिंग एजेंसीज हैं, वो फिर भी उस तरीके से फोरकास्ट नहीं कर पा रही है कि आप बोल दिया बस ऐसा बोल दिया है तो ऐसा ही होगा, ठीक है। तो भाई कई बार यहां पर जो प्रिडिक्शन है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। कई बार नॉर्मल रेन बोलते हुए भी कहीं सूखा पड़ जाता है तो कहीं पर ड्रोथ आ जाता है। तो इसलिए शॉर्ट और मीडियम रेंज जो फोरकास्ट की जाती है तो उसके चलते यहां पर लोगों के साथ में कम्युनिकेट भी करते रहना है। मान लीजिए कोस्टल एरिया में कोई लोग रहते हैं और वहां पर बारिश बहुत ज्यादा हो गई, बोला गया बारिश नहीं होगी, तो कई बार समुद्र में फंस जाते हैं लोग। इसी तरीके से नॉर्मल प्लेन एरिया में बारिश बोला बहुत कम होगी या फिर बहुत ज्यादा हो गई तो वहां पर बाढ़ आ गई, तो उससे भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई लोगों को। तो इस तरीके से थोड़ा सा पैटर्न इसका अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ी जान लेते हैं चीजें। ये प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के लिए यहां पर बन जाते हैं। प्रीलिम्स जब बोलता हूं तो इसका मतलब होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर। अगर एसएससी बैंकिंग या किसी दूसरे एग्जाम की भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो माइंड में क्वेश्चन मार्क न लाया कीजिए, ठीक है। तो यहां पर उसको थोड़ा समझिएगा। तो ये जो वनडे टाइप ऑफ एग्जाम होते हैं ये टर्म सही रहेगा, उनके लिए आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है यहां पर ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में आता है। कौन है यहां पर मिनिस्टर वो आप लोगों को बताना है आज के डेट में मिनिस्टर यहां पर कौन है। अगर बात करें इस एजेंसी के बारे में तो ये एक तरीके से फोरकास्ट करता है, भविष्यवाणी करता है। इसी के साथ में अर्थक्वेक के बारे में भी थोड़ी बहुत चीजें यहां पर बताता है, वेदर के बारे में यानी कि मौसम के बारे में आप लोगों को बताता है। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग बताइए। चलिए, ये पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, थोड़ा सा आप लोगों को जियोग्राफी का कॉन्सेप्ट। हालांकि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस आप लोग समझते हैं, वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है ये आप लोग सोचिएगा और इसके बारे में आप लोग बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए, एनसीईआरटी में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया इसको, फिर कल इसको मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। आप लोग अभी इसके बारे में बताइए। तो एक क्वेश्चन की तरीके से ले लीजिएगा और इसको लिखने के लिए आप लोग 50-60 शब्द भी यूज कर सकते हैं आराम से, अगर लिखना चाहे तो आराम से, ठीक है। तो इसका एक आंसर दीजिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। बात करें यहां पर आईएमडी के बारे में तो दिल्ली इसका मेन हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं कि हमारी ही कंट्री के लिए सर्व करता है, यहां पर ये इंडिया और अंटार्कटिका वाले रीजन के लिए भी आप लोगों को सर्व करता हुआ नजर आएगा। मुंबई, कोलकाता, नागपुर और पुणे 4 रीजनल ऑफिस हैं। अभी मैंने एक तो बताया इंडिया के अंदर है यहां पर जो दिल्ली के अंदर में, और 4 रीजनल ऑफिस हैं जो कि रीजन के अंदर में मुंबई, कोलकाता, नागपुर और पुणे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बन जाते हैं। आईएमडी के बारे में बात करें तो 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो यहां पर मीटरोलॉजिकल सेंटर जो कि वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि वर्ल्ड की जो WMO है यहां पर वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारी कंट्री में आईएमडी है वर्ल्ड के लेवल पर, यहां पर वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। तो आईएमडी उसका एक रीजनल ऑफिस है, जैसे 6 रीजनल ऑफिस है तो आईएमडी उसका एक रीजनल ऑफिस भी है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। इसी के साथ में मलक्का स्टेट हो गया, अरेबियन सी हो गया, पर्शियन गल्फ हो गया, ये वो रीजन है जहां पर ये फोरकास्ट करते हैं। यानी कि आप लोगों से मैंने बताया यहां पर सदर्न इंडिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा, मलक्का स्टेट हो गया यहां पर, ये जो गल्फ रीजन हो गए इनमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इनके वेदर की भी फोरकास्ट यहां पर करता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। ये ऐसा नहीं कि हमारी ही कंट्री के लिए है, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछ ले आते हैं। तो माइंड में अगर कंफ्यूजन रहेगा तो सही से आंसर आप लोग इसका नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो ये है इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो कि आप लोग को पता होना चाहिए। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में रिसेंटली रहा है, तो इसलिए इसके बारे में आप लोग को आइडिया जरूर होना चाहिए।
देखिए एक बात तो आप लोगों को पता है, कोविड-19 जो है वो काफी ज्यादा लोगों के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है। और हाँ, कल आप लोगों के जब कमेंट पढ़ रहा था, एक कमेंट काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। अभी एक बेबी हुआ है यहाँ पर किसी को, तो उनके द्वारा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया गया था। उनका बेबी जो होता है वो रोता रहता है नॉर्मली काफी ज्यादा रोता है। तो अभी ऐसा ही है, वो 4-5 महीने का है, पर लेकिन वो क्या करते हैं, मेरी वीडियो चलाते हैं यूट्यूब में और उसके पास में रख देते हैं। तो बोलते हैं जैसे ही वीडियो चलाई जाती है तो तुरंत वो बेबी जो है वो चुप हो जाता है मतलब काफी यार, जब आप लोग कमेंट पढ़ता हो ना, तो मतलब कई बार जैसे मूड जो है वो थोड़ा अप डाउन रहता है कई बार, तो आप लोग कमेंट पढ़ के ना मतलब एकदम मूड जो है ना बिल्कुल वो नहीं कहता झक्कास वाला हो जाता है तो काफी अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस आप लोग शेयर करते हैं। मतलब एक काफी अजीब सा एक कनेक्शन आप लोगों के साथ में ऐसा होता है ना, जिसकी मतलब जिसको शब्द में आप लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो काफी अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को आप लोग शेयर किया कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग जोड़ सकें। ऐसा नहीं जो पढ़ाई कर रहे हैं उन्हीं के लिए बस आप लोगों को शेयर करना है, उनके लिए भी शेयर कर सकते हैं जो चाहते हैं कुछ नया जानना, जो चाहते हैं करंट के साथ में अपने आप को अपडेट रखना, उसके साथ में भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। वो किसी भी एज के बुजुर्ग हो सकते हैं या किसी भी एज का बच्चा भी हो सकता है। तो इस तरीके से इसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर उसके बारे में आप लोगों से बात कर रहा था। तो ये आर्टिकल जो है यहाँ पर एक तो बात कर रहे हैं यहाँ पर खासकर जो हमारी कंट्री में जो दलित समुदाय है उसके बारे में बोला यहाँ पर ये जा रहा है कि आज के दिन में जैसे मायावती जी जो है वो माना जाता था कि उनकी प्रॉपर लीडर है। अभी यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद करके यहाँ पर एक पर्सनैलिटी आए हैं सामने निकलकर, जो कि ऑल्टरनेटिव उनका देखा जा रहा है। पर लेकिन अगर बात करें यहाँ पर पूरा पैटर्न में अगर आप लोगों को समझोगे तो यहाँ पर राइटर वो ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से जो गरीब तबका है सोसाइटी का वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है कोविड-19 के चलते, ना तो उनके पास में कोई रोजगार है, ना ही उनके पास में कोई खाने पीने का साधन है प्रॉपर वे में ताकि वो अपनी लाइफ को लीड कर सके, ना ही उनके बच्चों के लिए फैसिलिटी है खासकर एजुकेशन के लिए, क्योंकि जिसके घर में इंटरनेट है, लैपटॉप है, सारी चीजें, उसको तो एजुकेशन मिल रही है, पर इनके बारे में कौन बात करेगा, ना ही उनके बारे में कोई हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर कोई माइग्रेंट वर्कर था कहीं से वापस आए, ना ही उनके बारे में बात की जा रही है। तो उनके जो लीडर है वो भी अप टू द मार्क नहीं है कि वो यहां पर इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके। तो उनके ऊपर एक अलग से फोकस देने की यहां पर बात की जा रही है, यानी कि उस कम्युनिटी का लीडर जो है वो भी ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। ऐसी बातें आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो यही बातें यहां पर समझाने की कोशिश यहां पर इसके थ्रू की गई है। नेक्स्ट जो आर्टिकल यहां पर ये नेपोटिज्म के बारे में बात कर रहा है, भाई भतीजा वाद के बारे में बात कर रहा है। नेपोटिज्म का एक शिकार आप लोगों को देखने को मिले यहां पर सुशांत सिंह राजपूत साहब। ऐसा ही नेपोटिज्म जो है आप लोगों को हमारी कंट्री की इंडियन पॉलिटिक्स में देखने को मिलता है। आप लोग अगर उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो मुलायम सिंह यादव का पूरा परिवार, अगर बिहार में जाएंगे तो लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार, सेंट्रल लेवल पर जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी का पूरा परिवार, आप लोगों को ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। सदर्न इंडिया में जाएंगे तमिलनाडु में तो वहां पर भी आप लोगों को चीजें देखने को मिल जाती हैं। एक एक परिवार जो है पॉलिटिकल पार्टी बनाकर पूरी पॉलिटिक्स पर यहां पर अपना कब्जा जमाए हुए है। तो यहां से ये देखने को मिलता है कितना नेपोटिज्म है। क्या आप लोगों को लगता है कि यही एक अच्छे लीडर हैं? अगर मैं आप लोगों को उदाहरण देकर देखूं तो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी बार यहां पर जो राहुल गांधी जी को सामने लाया गया है, पर जनता ने उनको प्रॉपर वे में एक्सेप्ट नहीं किया है। तो इसका मतलब यह कि किसी और लीडर को ऑल्टरनेटिव लाना चाहिए। हो सकता है उनको थोड़े टाइम के लिए आप लोगों को अभी उनको और एक्सपीरियंस के लिए आप लोगों को छोड़ देना चाहिए, किसी और सीनियर लीडर को सामने निकाल कर लेकर आओ। पर नहीं, बार बार जो सामने फेस रखा जाता है वो राहुल गांधी साहब का रखा जाता है। तो ये कितने हद तक सही है यहां पर? तो ये चीजें सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि क्या टैलेंटेड पर्सन पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने हुए हैं या फिर उनको ऊपर आने नहीं दिया जाता है। तो ये बातें आप लोग बोल सकते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोगों के लोकल एरिया में अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन सामने निकल कर आना चाहता है तो यहां पर वो नहीं आ पाता है। सेम पैटर्न आप लोगों को यहां पर बॉलीवुड में देखने को मिलता है। तो इससे कंडीशन क्या निकल के आती है? कंडीशन ये निकल के आती है यहां पर जो टैलेंटेड पर्सनैलिटी है वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं, वो सामने निकल कर नहीं आते हैं। तो इसके चलते आज की डेट में आप लोग सिचुएशन समझ सकते हैं। अगर आप लोग चीजें ग्राउंड लेवल पर देखेगा, पॉलिटिक्स की बात कर लीजिए चाहे बॉलीवुड की बात कर लीजिए, वही लोग भरे पड़े हैं जिनके कोई यहां पर घर वाले पहले से यहां पर इस इंडस्ट्री के अंदर थे या फिर यहां पर पॉलिटिक्स के अंदर थे। तो ये सही है या फिर गलत है? आप लोग का इसके बारे में क्या मानना है? ठीक है, तो यहां पर एक तरीके से पॉलिटिक्स जो है, नेपोटिज्म जो है, उसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन बनने के चांसेस यहां पर एग्जाम में हो सकते हैं। तो इसके ऊपर आप लोग चीजों को लिखने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि अभी यहां पर पॉलिटिक्स के बारे में बात करें, बॉलीवुड के बारे में बात करें, तो ये सारी चीजें, तो इसके ऊपर मैं आप लोगों को आज क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो फिलहाल मैंने अभी फ्रेम नहीं किया, वो क्वेश्चन आप लोगों को टेलीग्राम पर भी पोस्ट कर दूंगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पोस्ट कर दूंगा, और जहां आंसर राइटिंग ग्रुप है वहां पर भी पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं, एक क्वेश्चन हो गया फिर 2 क्वेश्चन हो गए, जितना भी होगा लिखने की कोशिश आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में। हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करते हैं सांप के काटने से कितने लोगों की जान जाती है, तो सही आंसर है यहां पर 58 से 60 हजार लोगों की जान जाती है। पूरे वर्ल्ड में कितनी जाती है अगर ये आप लोगों से पूछूं तो 1 लाख के करीब लोगों की जान जाती है। यानी कि 50% जो लोग हैं जो सांप की वजह से मरते हैं, उनमें से 50% से क्या बोलिए आप लोग, 60% बोलिए, 60% जो लोग हैं वो हमारी कंट्री के अंदर इन लोगों की जान जाती है। इसीलिए सेंटर फॉर हेल्थ जो रिसर्च जो है यहां पर
अच्छा हाँ, जिन लोगों ने यहाँ पर ये ऑलरेडी आर्टिकल सुन लिया है न्यूज एनालिसिस वाली वीडियो के अंदर, तो वो इसको छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाइएगा आप लोग, ठीक है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि फालतू में आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लीजिएगा वीडियो को, ठीक है। बात करें यहाँ पर, तो ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है, ये सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च के द्वारा तैयार की गई है, जो कि टोरंटो कनाडा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। और टाइटल जो दिया गया है, स्नेक बाइट मोर्टेलिटी, यानी कि सांप के काटने से जो हत्या होती है, जान जाती है यानी कि लोगों की इंडिया के अंदर में, ए नेशनली रिप्रेजेंटेटिव मोर्टेलिटी सर्वे इसको बोला गया है, ठीक है। तो ये है इसका टाइटल, जो कि सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया है। अगर बात करें 20 सालों की, तो 20 साल का एक एस्टिमेशन इनके द्वारा लिया गया है। ये 20 साल में इनके द्वारा बोला गया 1.2 मिलियन, यानी कि 12 लाख के करीब लोगों की जान जा चुकी है। 2000 से लेकर 2019 तक का यहां पर अगर एस्टिमेशन लगाएंगे तो 58,000 एनुअली आप लोगों को देखने को मिलेगा। 70% जो लोगों की जान जाती है वो कुछ राज्य हैं, जैसे कि बिहार, झारखंड, कुछ राज्य क्या 8 राज्य इनके द्वारा बोले गए, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, 4 तो ये हो गए। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और गुजरात, 5 ही हो गए, ठीक है। तो टोटल मिलाकर ये राज्य हो गए यहां पर 9। आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन होगा यहां पर, तो 8 था 9 कैसे हो गए, क्योंकि जो डेटा इनके द्वारा ले गया वो 2000 से लेकर 2019 तक का ले गया, और तेलंगाना नया राज्य मिला बना है 2014 में। तो उससे पहले का जो डेटा है वहां पर 2 राज्य को एक ही राज्य माना गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को, उसके हिसाब से डेटा को प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि पहले जो यहां पर हो गया 14 साल हो गई, और अभी फिलहाल 6 साल हो गई 2020 तक का, जो 14 साल तक का दोनों कंबाइन थे, तो इसलिए यहां पर 8 राज्य बोला गया। पर लेटेस्ट डेटा अगर आप लोग देखेंगे तो 9 राज्य आप लोग लिख सकते हैं वहां पर, अगर कोई मेंशन न करे तो, ठीक है। तो ये जो बेसिकली है, मॉनसून के महीने में काफी ज्यादा चीजें देखने को मिलती हैं, क्योंकि इस टाइम पर बारिश होती है, तो सांप के जो भी बिल होते हैं उससे बाहर निकल कर आ जाते हैं। तो जून से लेकर सितंबर तक का और भी ज्यादा चीजें देखने को मिलती हैं। उत्तर प्रदेश में यहां पर 8,700 के करीब, आंध्र प्रदेश में 5,200 के करीब, बिहार में 4,500 के करीब ये चीजें अभी देखने को रही हैं। और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है यहां पर, जो कि मैंने इसलिए आप लोगों को बोला, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि WHO जिसको आप लोग बोलते हैं, उसके द्वारा यह बोला गया कि टॉप प्रायोरिटी जो है यहां पर एक तरीके से देखने को मिलेगी, वो नेग्लेक्टेड यहां पर बेसिकली डिजीज जो होती हैं वो आप लोगों को यहां पर नजर आती हैं, ठीक है। यानी कि एक तरीके से जो स्नेक बाइट है उसको नेग्लेक्ट किया जाता है यहां पर, यह काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो इसलिए नेग्लेक्ट करना नहीं है यहां पर, उसमें भी पार्टिसिपेट करना है एक तरीके से, कैसे इसको बीमारी को यहां पर रोकना है, क्योंकि हर साल 58,000 लोगों की जान जाती है। और अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं कोविड-19 के चलते अभी कितनी हुई यहां पर, 23,000 लोगों की जान गई है, 58,000 लोगों की जान जाती है यहां पर हर साल स्नेक बाइट से, जिसको हम लोग काउंट भी नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इसको हल्के में लेना स्टार्ट कर देना है, नहीं, हल्के में नहीं लेना है तो, पर लेकिन ये है कि जो और भी प्रॉब्लम है उन पर भी फोकस देना है, उनको इग्नोर नहीं करना है, कहने का मतलब यहां पर ये है। तो इस तरीके से आप लोगों को चीजों को समझना है, ठीक है। तो समझ गए क्या बातें बोलना चाहते हैं यहां पर, तो उसको भी काउंट करके चलना है, तो ये चीजें आप लोग देखिएगा। तो ये यहां पर आप लोग बताइएगा, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों से बात करी, तो वर्ल्ड हेल्थ डे जो है हम लोग किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बताना है। तो कई सारे बच्चों के द्वारा काफी अच्छे से आंसर दिए गए। आज का जो मैं आंसर लिया ये विजय शर्मा, ठीक है, तो इनके द्वारा यहां पर आंसर दिया गया, तो आप लोग भी आंसर दे सकते हैं इसी तरीके से, हो सकता है आप लोग का भी नाम यहां पर देखने को मिले, तो जरूर आंसर दीजिएगा आप लोग का। काफी अच्छा लगता है जब इस तरीके से आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं बेस्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, एक बार उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए क्या क्या यहां पर बातें बोली गई हैं। सबसे पहले यहां पर हम लोगों ने बात की थी यमुना रिवर के बारे में। यमुना को जमुना और इसके यहां पर जमुना, ठीक है, और जमुना के नाम से भी जाना जाता है। ये सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, पहली स्टेटमेंट, दूसरा है ओरिजिनेट होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1, 2 बोथ, या फिर नाइदर 1 नो 2? तो A, B, C या फिर D सही आंसर आप लोग यहां पर बताना है। सही आंसर इसका क्या है, तो सही आंसर यहां पर इसका सी, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। तो यमुना रिवर जो है सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी है, आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। जी हां, बिल्कुल सही है, तो यह है घाघरा, ठीक है। तो यह है इसकी घाघरा जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, सॉरी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग बताएं यहां पर, जो यमुना रिवर है उसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने, तो यहां पर यमुना रिवर है जो त्रिवेणी संगम आप लोग बोलते हैं प्रयागराज में, तो कुंभ का मेला जहां पर लगता है 12 साल में, तो वहां पर ये जाकर मिलती है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली से होती हुई यहां पर ये जाती है। तो 1376 किलोमीटर लंबी है यहां पर, त्रिवेणी संगम में देखने को मिलती है। बेसिन एरिया जो है यहां पर, बेसिन एरिया जो है यहां पर, ये 3,66,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब आप लोग बोल सकते हैं। यमुनोत्री ग्लेशियर, इसी के साथ में यहां पर यह बात की जा रही है चंपसार ग्लेशियर, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। दिल्ली, प्रयागराज, आगरा, यमुनानगर, ये कई सारे एरिया है, मथुरा, नोएडा, इटावा, ये यहां पर काल्पी, फिरोजाबाद, बागपत, और इसी के साथ में यह है हमीरपुर। तो ये एरिया है जहां पर सिटीज हैं जो इसके ऊपर आप लोग को देखने को मिलती हैं, और यहां पर यमुना हो गई।
दिल्ली से भी यमुना ही होकर गुजरती है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। फिर आगे चलकर ये इलाहाबाद के अंदर जो कि प्रयागराज जिसको आप लोग बोलते हैं, गंगा में जाकर मिल जाती है। तो ये कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। बाकी ट्विटर सोशल मीडिया हैंडल पर भी आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर तभी आप लोगों को करना है अगर चीजें पसंद आती है। अगर पसंद नहीं आते तो ना तो लाइक करना है और ना ही शेयर करना है, क्योंकि बुरी चीजें कभी भी सोसाइटी में शेयर नहीं करनी आप लोगों को। ये मैं अपने बारे में नहीं, हर एक चीज के बारे में बोल रहा हूं। जो भी आप लोगों को पसंद नहीं है, आप लोगों को फायदा नहीं पहुंचा रहा है, आप लोग ये सोचिए जो चीज आप लोगों को फायदा पहुंचा रही है, दूसरों को फायदा पहुंचाएगी, तो उसको शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वो नेगेटिव वाइब्स चला रही हैं और आप लोगों के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही हैं, तो वो आप लोगों के लिए अच्छी नहीं है। तो तभी लाइक और शेयर करना है, वरना लाइक और शेयर नहीं करना है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम है आप लोगों के लिए, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे पीडीएफ एक जगह इकट्ठे मिल जाते हैं। इसी के साथ में मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से एंजॉय कीजिए, आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए। और लेक्चर को इतना ज्यादा लाइक और शेयर करने के लिए दिल से धन्यवाद आप सभी लोगों को। इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए और इसी तरीके से अपनी पढ़ाई और रिवीजन भी करते रहिए। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।